जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक और द्रोणाचार्य नाटक ये आपके यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट में लगा हुआ है। मूल टेक्स्ट वाचन हमने कर दिया है और ये उसका नोट्स रिवीजन है। लास्ट टाइम में आपको कंक्लूड कैसे चीज़ों को करना है, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले नोट्स में जो जितने भी की पॉइंट्स हैं उन्हें बताएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और द्रोणाचार्य नाटक में जो है इसके लेखक हैं शंकर शेष। पहली चीज, नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष हैं। और प्रकाशन वर्ष इसका है 1977, यानी 1977 में शंकर शेष जी ने लिखा एक और द्रोणाचार्य नाटक। टोटल इसमें पात्रों की संख्या कितनी है नाटक में? 26 पात्र हैं। और 26 में आपको, क्योंकि ये नाटक समानांतर चलता है, ये इसमें आधुनिक पात्र और पौराणिक पात्रों को एक साथ लेके, जैसे गुरु द्रोणा और उनके साथ क्या क्या चीज़ें, उनके शिष्यों के संबंध के समानांतर, और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गुरु शिष्य के संबंधों को, यानी आधुनिकता से जोड़ को पौराणिक कथ्य को दिखाया गया है। तो इसमें कुल पात्र 26 आधुनिक पात्र, जिसमें 11 जो पौराणिक और 11 मतलब कि 26 टोटल है। 11 आपको आधुनिक मिलेंगे, पौराणिक भी 11 मिलेंगे। अप्रत्यक्ष तौर पे भी 4 पात्र देखने को मिल जाएंगे। प्रस्तुत नाटक 2 भागों में बटा हुआ है। ये जो नाटक है 2 भाग में बटा हुआ है। पूर्वार्ध में आपको 4 दृश्य देखने को मिलेंगे, उत्तरार्ध में कुल 7 दृश्य देखने को मिलेंगे। टोटल 11 संख्या है दृश्यों की। तो 1977 26 आधुनिक पात्र, पूर्वार्ध 4, उत्तरार्ध 7, कुल दृश्यों की संख्या 11, उत्तरार्ध 7 दृश्य। कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने इसे सन 1975 में श्रेष्ठतम नाट्य कृति घोषित किया था। ये श्रेष्ठतम नाट्य कृति अनामिका नाट्य संस्था ने। 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। नाटक के आधुनिक पात्रों में आपको देखने को मिलेंगे, पुरुष पात्र में अरविंद महाविद्यालय, यानी एक महाविद्यालय है, अरविंद महाविद्यालय का प्रोफेसर आधुनिक द्रोणाचार्य है। तो अरविंद यहाँ का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, और यदु अरविंद का मात्र जूनियर प्रोफेसर। तो अरविंद है महाविद्यालय का और यदु जो है उसका जूनियर प्रोफेसर है। प्रिंसिपल जो कॉलेज का प्रचार है, उम्र उसका 60 वर्ष है। तो कॉलेज का प्रिंसिपल भी है, महाविद्यालय के प्रोफेसर इनका जूनियर यदु है। प्रेसिडेंट जो कॉलेज के मालिक राजकुमार के पिता हैं। तो जो प्रेसिडेंट है कॉलेज का मालिक, जैसे छंगमल में वैद्य जी हैं, वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है कॉलेज के मालिक है, और जो राजकुमार इनका बिगड़ा लड़का होता है उसके पिता हैं। बिमलेंदु कौन है? बिमलेंदु यहाँ का पुराना शिक्षक, जो नाटक में मरा हुआ पात्र है, लेकिन बिमलेंदु के रूप में अरविंद से संवाद करता है। तो विमलेंदु उसी कॉलेज का एक रिकॉर्ड रहा, पुराना शिक्षक, जो नाटक में मरा हुआ पात्र, लेकिन वो विमलेंदु प्रेत के रूप में अरविंद से बात करता है। और अरविंद कौन है? महाविद्यालय का प्रोफेसर। तो एक बार अच्छे से समझिए, एक महाविद्यालय है तो उसको चलाने वाला एक प्रिंसिपल चाहिए, एक उसका प्रेसिडेंट होगा। जो प्रेसिडेंट होगा उसका एक लड़का राजकुमार होगा, जो बहुत गलत काम करेगा। तो ये उसका पिता प्रेसिडेंट होता, वो करता रहता। जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज का, प्रिंसिपल है ना, तो वो भी है प्रिंसिपल कॉलेज का, उसका 60 वर्ष उम्र है। इसके बाद अरविंद आते हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर है, उनका जूनियर यदु है जो उन्हें समझाता है। और यहाँ का पुराना शिक्षक विमलेंदु जो कि मर चुका है। राजकुमार छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है। चंदू समझदार और सचरित छात्र अरविंद का प्रिय शिष्य। अरविंद का प्रिय शिष्य एक चंदू करके, उम्र उसका 20 साल है। और एक जज, वकील, ये सभी आते हैं। स्त्री पात्रों में बात करें तो लीला, स्त्री पात्र में लीला है अरविंद की पत्नी। तो लीला, लीला करके हो गई अरविंद की पत्नी। और अनुराधा जो है, चंदू जो है, जो इनका क्या नाम, अरविंद का बड़ा प्रिय छात्र रहा है। तो चंदू उसकी प्रेयसी और अरविंद के कॉलेज की छात्रा, वो भी उम्र 20 वर्ष सेम ही दोनों का है। पौराणिक पात्र भी ऐसे कथा में समानांतर चलते हैं। तो पौराणिक पात्र में जो पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्रों में द्रोणाचार्य गुरु, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, भीष्म अर्जुन है, एकलव्य है, युधिष्ठिर है, सैनिक। स्त्री पात्र में कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी होती हैं। नाटक के विषय में बात करें तो गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण हुआ है। अध्यापक का अस्तित्व, अगर वो सही के पक्ष में है तो उसको कितना झेलना पड़ता, तो अस्तित्व की समस्या को लेकर शिक्षा व्यवस्था में खामी, अनाचार, भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसको पौराणिक कथानक से जोड़ के समानांतर चीज़ों को वर्तमान में कैसे चल रही है उसको जोड़ा गया है। नाटक का उद्देश्य कि वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक सामाजिक दबाव के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की असहाय विवश चरित्र का उद्घाटन करना।
ये नहीं है केवल उद्देश्य कि आपको पौराणिक गाथा को दोहराया जाए, नहीं, इसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम मानवीय सत्य को खोजना, मानव के अंतस में गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छू कर एक ऐसी हलचल मचा देना जिसे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश करे। नाटक में मूलतः दो समस्या को उठाया गया है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार की समस्या, दूसरा वेतनभोगी मध्यवर्गीय में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। तो शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त क्या भ्रष्टाचार है, अनाचार है वो, और जो वेतन भोगी, वेतन लेने वाला जो मध्य वर्गीय समाज में जीवन जीने वाला अध्यापक है, उसके अस्तित्व की चर्चा भी है। नाटक में देश काल, नाटक का आरंभ एक संध्या से होता है। एक संध्या से ये लीला द्वारा लाइट जलाने से पता चलता है। लाइट वो जलाती है अरविंद की पत्नी। और उत्तरार्ध ये इसका आरंभ हो गया, उत्तरार्ध दिन में ही घटित होता है, क्योंकि फोन पर श्रीमती लीला श्रीमती शुक्ला के घर आम का अचार लेने के लिए अपने चपरासी को भेजने की बात करती हैं। तीसरा चौथा दृश्य भी दिन का ही है। उत्तरार्ध के दूसरे दृश्यारंभ में चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय संगीत के साथ विमलेंद्र की शरीर आकृति उभरने से होता है, और तीसरे दृश्य की योजना से जुड़ी, और चौथा दृश्य पुनः रात्रि काल का है, क्योंकि यहाँ भी विमलेंदु प्रेत का अरविंद के साथ बातचीत होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके जो लेखक हैं उनके संबंध में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम कथानक पे आते हैं। तो इसके लेखक हैं शंकर शेष जी, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक शंकर शेष जी हैं। और डॉक्टर शंकर शेष जी का जन्म जो है ये मध्य प्रदेश के बिलासपुर में सन 1933 में हुआ था, और साठोत्तरी पीढ़ी के प्रयोग धर्मी नाटककार के रूप में शंकर शेष को काफ़ी उनकी ख्याति रही। डॉक्टर शेष सन 1956 से ही रंगमंच से जुड़े रहे और जीवन पर्यंत जुड़े रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के प्रमुख हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्त रहते हुए नाट्य लेखन एवं अन्य सृजनात्मक कार्य में रहे। शेष जी के रचनाकार व्यक्तित्व के कई रूप में वे कभी भी रहे, कहानीकार, उपन्यासकार, अनुसंधानकर्ता, अनुवादक और सर्वोपरि एक उत्कृष्ट नाटककार के रूप में। डॉक्टर जो शंकर शेष जी है, इनके द्वारा चित्रित नाटक कुछ इस प्रकार है। नाट्य साहित्य मूर्तिकार 1955, रत्नगर्भा 56, नई सभ्यता नए नमूने 56, बेटुवाला बाप 58, अप्राप्य तिल का ताड़ 1958, बिन बाती के द्वीप 68, बाढ़ का पानी 68, बंधन अपने अपने 1969, खजुराहों का शिल्पी 75, फंदी 1971। अब यहाँ पे शंकर शेष जो एक और द्रोणाचार्य नाटक, इस नाटक में ये बताया गया कि डॉक्टर शंकर शेष का जन्म मध्य प्रदेश के बिलासपुर सन 1933, मतलब ये इनका जन्म एग्जैक्ट बिलासपुर, और कहाँ पे, सन 1933 में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। साठोत्तरी पीढ़ी के प्रयोग धर्मी नाटककार के रूप में डॉक्टर शंकर शेष को काफी ख्याति मिली है। और डॉक्टर शेष सन 1956 में ही तभी से ही रंगमंच से जुड़े हुए हैं और जीवन पर्यंत जुड़े रहे। ये सारी चीज़ें हमने देखी। कई इनके द्वारा नाटक लिखे गए, उनमें एक और द्रोणाचार्य 1977 में, कालजी 1973 में, घरौंदा 74 में, घरौंदा बहुत महत्वपूर्ण है इनका, घरौंदा 74 में, अरे मायावी सरोवर 74, रक्तबीज 76, राक्षस 77, पोस्टर 77, चेहरे 78, कोमल कांधार 1979, आधी रात के बाद 81। एकांकी नाटक में देखें तो इनका एकांकी नाटक है विवाह मंडप 1957, हिंदी का भूत 1958, त्रिभुज का चौथा कोण 1971, एक प्याला कॉफी 1979, जय बहार 81। डॉक्टर शंकर शेष के नाटकों की भाषा सहज, सरल एवं प्रयोजनीय संप्रेषणीय है। शेष जी ने अभिनेता की दृष्टि से नाटकों का सृजन किया है। शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य नाटक के राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना नाटककार का मुख्य लक्ष्य माना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक का मुख्य बिंदु क्या है? एक और द्रोणाचार्य नाटक का मुख्य बिंदु क्या है? प्रकाशन 77 में और कुछ लोग इसे नाटक का प्रकाशन 71 भी मानते हैं। शंकर शेष हिंदी की साठोत्तरी में आते ही हैं और वर्तमान शिक्षा की तुलना वो चीज़ की गई है इसमें। और इसके अलावा अगर इसमें देखें तो महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंग को आधार बना के लिखा गया है। 2 भाग में है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 देखने, उत्तर में 7 दृश्य हैं। अरविंद नाटक का केंद्रीय पात्र ईमानदार विमलेंदु, हमने बताया कि विमलेंदु कौन था, जो यहाँ का सहकर्मी शिक्षक के रूप में सत्ता व्यवस्था के विरोध में, ये खास बात है विमलेंदु के, वो सत्ता के व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवा बैठता है। लीला जो होती है बहुत टॉर्चर होता है, अरविंद को लीला समझाती रहती है। अरविंद की पत्नी उसे धन के लिए गलत कार्य करने के लिए उकसाती नहीं है।
तो गलत काम करने के लिए यहाँ पे उकसाती है, यानी लीला इसको अरविंद को कहती है, मतलब कमाने के लिए तुम्हें ये बढ़ना है, यहाँ प्रमोट होना है। यदु जो है वो अरविंद का मित्र तथा सहकर्मी जूनियर है, अरविंद को प्रेसिडेंट का विरोध करने से रोकता है ना। और प्रिंसिपल ये अरविंद के कॉलेज का प्रिंसिपल प्रेसिडेंट का विरोध करने से उसे रोकता है। राजकुमार के कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का जो परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद के हाथों पकड़ा जाता है, और अरविंद जो है किसी तरह उस लड़के के पक्ष में नहीं है। चंदू जो है ये कॉलेज का आदर्श विद्यार्थी है, जिसे प्रोफेसर मिश्रा नकल के झूठे जुर्म में पकड़ लेते करता है नकल। अरविंद पकड़ता है राजकुमार को, लेकिन चंदू को फंसा दिया जाता है, प्रोफेसर मिश्रा उसको फंसा देते हैं। प्रोफेसर मिश्रा एक कॉलेज में अरविंद के सहकर्मी हैं। प्रेसिडेंट कॉलेज का सर्वे सर्वा तथा अपने बेटे की गलत हरकतों को छुपाने में सदैव प्रयासरत रहता है। सुदीप जो है ये अरविंद का बेटा है, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, सुदीप। अनुराधा ये अनुराधा जो है कॉलेज की आदर्श छात्रा तथा चंदू की प्रेमिका है। अनुराधा, राजकुमार उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। और पौराणिक पात्र में देखें तो द्रोणाचार्य आचार्य त्रिपी द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रुपद द्रौपदी का पिता, इनके अलावा भीष्म, अर्जुन, कुंती के पुत्र एकलव्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक अगर देखें तो हिंदी साहित्य में आधुनिक नाटककारों में शंकर से इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप पुराण युग के नाटककार माने जाते हैं, और 71 में लिखा भी है, एक दो द्रोणाचार्य उसमें दिखता भी है, और विरोधाभास नहीं है कहीं पे। नाटककार ने इस नाटक की कथा को पूर्वार्ध और उसमें बाढ़ जो दिया है। एक और द्रोणाचार्य प्रोफेसर अरविंद है, वो ईमानदारी से प्रोफेसर अरविंद अपना काम करता है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा, वो तो परीक्षा में, ये टीचर है तो परीक्षा में वो नकल करते पकड़ा जाता है प्रोफेसर अरविंद के हाथों, और प्रोफेसर अरविंद नीचे झुकने वाला नहीं है। अरविंद उसे पकड़कर उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रिंसिपल को देता है, उस रिपोर्ट को प्रिंसिपल दबा कर रख लेता है। इधर नकल न करते हुए कॉलेज का चंदू नामक आदर्श छात्र प्रोफेसर मिश्रा के हाथों अरविंद उसे पकड़कर उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रिंसिपल को भेज देते। उस रिपोर्ट को प्रिंसिपल दबाकर रख लेता है। इधर नकल न करते हुए कॉलेज का चंदू नाम का आदर्श छात्र प्रोफेसर मिश्रा के हाथों पकड़ा जाता है। राज की दुश्मनी के कारण उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी जाती है। चंदू प्रोफेसर अरविंद के पास आकर न्याय मांगता है। तब अरविंद न्याय दिलाने का वादा करता हुआ राजकुमार की रिपोर्ट जो है उसे यूनिवर्सिटी भेजने को कहता है। तो यहाँ पे बड़ा न्याय प्रिय टाइप में ये होता है, क्या नाम, अरविंद। लेकिन अरविंद को भी बहुत जाति सहनी पड़ेगी, जैसे विमलेंदु के साथ हुआ था। अरविंद के न्याय दिलाने का विचार सुनकर उसके घर आकर मित्र सहकर्मी यदु, जो उसका जूनियर होता है, वो समझाता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा और तुम अपने ही खिलाफ एक तरीके से मोर्चा जो है वो खोल रहे हो, क्योंकि जो उसका प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का लड़का है, और तुम ये सोचो कि तुम्हारी गवाही से या कुछ प्रेसिडेंट के लड़के को कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, और बल्कि उल्टे ही फंस जाओगे। अब उसका मित्र यदु जो है वो समझाता है, उसकी पत्नी लीला है वो भी उसको समझाती है अरविंद को, लेकिन अरविंद का जो है दिमाग और दिल दोनों ही साथ नहीं देता, क्योंकि वो न्यायप्रिय और न्याय में व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो अगर वो नहीं मानता तो उसे डराते हैं। विमलेंदु ने भी अरविंद की तरह ही नकल पकड़ी थी, उसे मालूम नहीं हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये चीज़ उस कॉलेज में पहले भी हो चुका है, जो सत्य के साथ था उसके साथ गलत हुआ था। प्रेसिडेंट इस प्रकार कहता है, चुनाव में आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अब प्रेसिडेंट इनको ही आके धमका रहा है, जबकि गलत ये नहीं है। कर प्रेसिडेंट से इस प्रकार कहता है कि चुनाव में आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, आप शहर को या शहर की शांति भंग कर रहे हैं। कल तक आप रिपोर्ट वापस नहीं लेना तो इसका परिणाम आपको भयंकर देखना होगा। तो सोचिए, इसकी गलती भी नहीं है और सब कुछ ऐसा चल रहा है, इसलिए ऐसा नाटक लिखा गया है। प्रिंसिपल यदु तथा प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर अरविंद की पत्नी लीला पति को समझदारी से काम लेने की कहती है, यानी समझदारी से काम लो, तथा रिपोर्ट वापस लेने का अनुरोध करती है। जाते समय प्रिंसिपल लीला को इस प्रकार समझाता है, नहीं उसकी पत्नी को समझाता है। उसको लगता है लीला ही एक ऐसी कैरेक्टर है जो वो अगर अरविंद को समझाएगी तो अरविंद मान जाएगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। उसकी पत्नी समझाती है उसको, और धमकी भी देकर गया कि केवल औरत ही मर्द को समझा सकती, कहो उससे नौकरी करना सीखे। लीला अरविंद को प्रेसिडेंट की बात मान लेने पर दबाव डालती है, ताकि प्रेसिडेंट खुश होकर अरविंद को प्रिंसिपल बना दे। रिपोर्ट वापस लेने को कहती, तब अरविंद लीला को क्या कहता है, चंदू को धोखा देने का मतलब, यानी अपने प्रेयसी को धोखे देने का मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब है नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर वो थूकेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अरविंद की पत्नी लीला जो है
वो पति को कहती है, रिपोर्ट वापस ना लेने पर होने वाली अनहोनी से तुम्हें पता है। अभी तो तुम्हारे स्टूडेंट बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम प्रेसिडेंट से पंगा ले रहे हो, उसके लड़के राजकुमार को फंसा रहे हो, तो तुम्हें पता है हम लोगों को कितना इसकी वजह से भुगतना पड़ सकता है। राजकुमार और उनके साथी तुमसे बेहद नाराज है, उन्हें नकल करते समय पकड़कर उन्हें तुमने चुनौती दी है। उधर चंदू का साथ देकर तुम उनको यानी राजकुमार को खत्म करना चाहते हो। यदि तुम रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो वो लोग तुमको जान से मार देंगे, जिस प्रकार तुम्हारे देश बिमलेंदु के साथ हुआ था। तो याद कराती इसकी पत्नी, बिमलेंदु के साथ भी तो यही हुआ था, वो भी तो बड़ा बहुत ही न्याय के साथ था, सत्य के साथ था, क्या उसका हश्र हुआ, उसको मार दिया गया। इससे प्रोफेसर अरविंद जो है चिंतित होकर सोचता है कि बात तो सही है, राजकुमार का विरोध करे तो हत्या, और चंदू यानी अपने प्रिय सास का विरोध करे तो सामाजिक हत्या, सामाजिक यानी हमारे छात्रों के सामने हमारी हत्या। तो ये तो बड़ा द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है अरविंद, यानी जो भी इस तरीके से सोचने वाला व्यक्ति है, एक तरफ समाज है, एक तरफ जो है एक तरीके से पैसा है, सत्ता है, सारी चीजें, हालांकि उसको लोभ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये राजकुमार को अगर विरोध करता है तो इसका परिवार जाता है, खुद भी हाथ से चला जाता है। अरविंद को मित्र विमलेंद्र की हत्या याद आती है, उसकी पत्नी बच्चे याद आते हैं, वो दुखी होता है कि तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। तब वो विमलेंद्र को लिखा हुआ नाटक, विमलेंद्र ने एक नाटक लिखा था एक और द्रोणाचार, उसको याद करता है। द्रोणाचार का पुत्र भी आप देखो पौराणिक इतिहास में अश्वत्थामा है, ये वही अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य को जब युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, तो वो एक तरीके से नरोवा कुंजर के समान, तो उसने समझा कि इनका लड़का मारा गया, और फिर द्रोणाचार्य को आपने अंधायुग नाटक में बताया था, तो वो खुद उनका मतलब कि अपने बेटे का वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर अश्वत्थामा पशुवृत्ति जैसा व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य का कथानक बताते हैं कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, वो अपनी माँ कृपि से दूध मांगता है, लेकिन द्रोणाचार्य के पास इतना नहीं है क्षमता, मतलब सामर्थ्य इतना नहीं है कि वो दूध अपने बच्चों को पिला सके। तो उनकी माँ कृपि से दूध मांगता है, घर में कुछ नहीं होता, वो आटा घोल कर जो है कृपि वो अश्वत्थामा को पिलाती है, यानी दूध में उसके पता ही नहीं चलता कि उसने दूध पिया है या आटा घोल के पिया है, वही उसने स्वाद चखा तो उसको लगता वही दूध है। द्रोणाचार्य जो है द्रुपद के अपमान तथा अपने पुत्र की दयनीय दशा से बड़े दुखी होते हैं। तो दूसरे दिन भीष्म जो है वो द्रोणाचार्य को राजभवन का गुरु बनने का आग्रह करते कि आप यहाँ आइए, तथा कृपि कहती है कि आज तक इतनी बुरी स्थिति है, अगर वो लोग कह रहे हैं तो चले जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। कृपि के कहने से द्रोणाचार्य इसके लिए राजी हो जाते हैं। द्रोणाचार्य को भीष्म राजभवन में ले जाकर गुरु का स्थान देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की शिक्षा देते हैं। एक दिन अर्जुन के साथ वन में द्रोणाचार्य को एकलव्य से उनका भेंट होता है, मुलाकात होती है। उसे सबसे बड़ा धनुर्धर जानकर वो एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वादा किया था कौरव पांडव को उनको श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा, और एकलव्य जो है उनको गुरु मान के छुप छुप के चीजों को सीख लिया। एकलव्य प्रसन्न हो अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के सामने रख देता है। अर्जुन करुणा की दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है। धीरे धीरे अंधकार के साथ नाटक का पूर्वार्ध भाग जो है वो समाप्त हो जाता है। एक और द्रोणाचार्य के उत्तरार्ध में अरविंद प्रिंसिपल बन गया है। अरविंद जो है अब प्रिंसिपल बन गया है पहले से, अब घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, लीला खुश मिजाज में है, बेटी की उच्च शिक्षा भी ठीक चल रही है। प्रोफेसर अरविंद से शहर के बड़े बड़े लोगों की दोस्ती भी हो चुकी है, परंतु अरविंद थका थका सा लगता है, वो अंदर से टूटा है, उसकी मानसिकता उसे सता रही है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता कि उसने क्या किया। उस समय एक और भयानक घटना घट जाती है। कॉलेज की आदर्श छात्रा अनुराधा जो होती है, जैसे चंदू है ऐसे अनुराधा है, वो आदर्श छात्रा है, वो उस पर प्रेसिडेंट का जो लड़का राजकुमार है वो बलात्कार करने की कोशिश करता है। और अरविंद कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे का बगीचा देखने गया था, तो उस लड़की की भयानक चीख को सुन पड़ता, अपनी आंखों से देख लेता है। दौड़कर देखा तो राजकुमार अनुराधा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अरविंद को देखकर राजकुमार भाग जाता है। अनुराधा अरविंद को कोस रही थी। अगर प्रिंसिपल उनकी कठपुतली ना होता तो राजकुमार की ऐसी हिम्मत ना होती। अरविंद अब इस घटना का अकेला गवाह है। अनुराधा द्वारा लिखित रूप में शिकायत करने पर भी अरविंद नामर्द की तरह चुप बैठता है। इस घटना को लेकर अरविंद अपनी पत्नी लीला और मित्र यदु के सामने कहा कि इस बार एक तरीके से बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ये खबर कल विद्यार्थियों में फैल जाएगी, राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहेंगे, पुलिस केस बन जाएगा। इस मामले को लेकर यदु और लीला कहते हैं उस लड़की को समझाओ, उससे कहो कि बात फैलेगी और बदनामी भी तुम्हारी होगी, चुप बैठना ज्यादा अच्छा। इनकी पत्नी, इनका जूनियर कहता है जो देखा सो भूल जाओ, है ना, वो राजकुमार ने किया है और वो राजकुमार से पंगा लेना तुम समझते हो, इसलिए उसको समझाओ अपनी बदनामी से बचे और ये बात को यहीं पे मिट्टी डाल दो। अरविंद को प्रेसिडेंट की ओर से फिर वही धमकी मिलती क्योंकि उनके लड़के ने ये काम किया था। अब अनुराधा ने तो ये देख लिया था कि उसके प्रिंसिपल ने ये चीज देखा है अरविंद, तो वो आके इनको धमकाती है। धमकाती क्या है, मतलब वो जो सत्य होता है उस
की बात रखती है, उसको लगता है कि नहीं ये सारे लोगों की मदद करते हैं, सुनेंगे। तो अनुराधा अरविंद की असमर्थता पर इस प्रकार कहती है, चंदू चंदू जो है आपको क्या कहता था पता है? चंदू आपको कहता था कि आप बड़े-बड़े निरर्थक शब्द बोलने वाले नपुंसक बुद्धिजीवी हैं। आपने मुझे सचमुच कहीं का नहीं रखा। मेरे सब भ्रम टूट गए। उस पर अपने क्रोध प्रकट करके वो चली जाती है। दुखी होकर अरविंद इस्तीफा लिखने लगता है। तब प्रेत प्रेत बिमलेंदु यानी उसका जो दोस्त मृत जो उसका हो चुका होता है, वो प्रेत के रूप में उससे आके बातचीत करता है, उसे समझाता है कि अनुराधा के माँ-बाप ने अपना विरोध 5,000 में बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए 5,000 में विरोध को बेच दिया, यानी 5,000 में वो गवाह के लिए अगर तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल अनुराधा की तरफ से नहीं बोलेंगे। तो वो 5,000 में बिक गए। अनुराधा को रातों रात दूसरे गांव भेजने की व्यवस्था हो चुकी है। प्रेसिडेंट ने सारे इंतजाम कर रखे, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेने को कह दिया गया है। बिमलेंदु आगे फिर कहता है, स्त्री का अपमान कोई नई बात तो नहीं है, वो तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य जो था वो कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? मेरा नाटक याद कर लो, द्रौपदी का तो सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था। तो क्या वहां गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब नहीं थे वहां पे? द्रोणाचार्य तो वहीं खड़े थे, वो चुप क्यों रहे? याद करो मेरा नाटक, याद करो। पांडव वनवास चले गए, द्रोणाचार्य तो चुप ही रह गए। अश्वत्थामा माँ कृपी को बताता है, माँ उस दिन तुमने ये समझौता संतान यानी ये समझौता क्यों किया कि ये श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए पिता सिर्फ दूध की व्यवस्था इन सारे करने के लिए उनके यहाँ के उनके इशारों पे चले? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराया क्यों? राजपुत्रों की दास्ता में क्यों ढकेल दिया तुमने? इस तरह राजनीतिक दास्ता ने द्रोणाचार्य के विवेक को तो खरीद लिया, उनकी न्याय बुद्धि खरीद ली। एकलव्य को अंगूठा काटना पड़ा, कड़ जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ में लेकर ठुकराना पड़ा। द्रोणाचार्य अब पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पर अरविंद भी द्रोणाचार्य की तरह पछता रहा है। उनकी स्थिति भी अब एक और द्रोणाचार्य जैसी ही हो गई है। विमलेंद्र की आत्मा इस प्रकार कहती है, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धारा में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ वर्तमान के सागर से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। अनुराधा के बलात्कार के केस में अरविंद को अदालत में जवाब देना था। उसने प्रेसिडेंट का साथ जरूर दिया था, लेकिन मन ही मन उसे नष्ट करने की योजना भी बनाई थी। प्रेसिडेंट की हत्या करना उसका विचार था। इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता तो उसने सोच लिया था कि प्रेसिडेंट ने बहुत नाक में दम किया है, इसी को जो है मारने की साजिश करता है। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट खुद बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर के कारण डॉक्टरों ने उसे शाम सुबह घूमने की सलाह दी। अरविंद उसके साथ घूमने जाने लगता है। वो एक शाम उसे क्लिप की ओर ले जाता और कहता, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग ऊपर से कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं। वो अरविंद का सहारा लेकर आगे बढ़ता। अरविंद उसके कंधे पर हाथ रखता। उसे ऊंचाई से ढकेल देने का विचार अरविंद के मन में जरूर था, लेकिन उसने नहीं ढकेला। लेकिन भाग्य ने अरविंद का साथ दिया। प्रेसिडेंट संतुलन नहीं बना सका तथा स्वयं नीचे गिर गया तथा मर गया। चंदू वहीं झाड़ी के पीछे छिपकर ये सारी चीजें देख रहा था। अरविंद अब परेशान था कि चंदू अदालत में क्या बोलेगा। अनुराधा ने भी आत्महत्या कर ली थी। चंदू उसका प्रेमी था। आत्महत्या का कार्ड भी उसने प्रोफेसर अरविंद पर ही डाला। चंदू के पास अनुराधा का लिखा हुआ पत्र था। अरविंद ने झूठ बोलकर चंदू के सब सपनों को कुचल दिया था। अनुराधा की मृत्यु का खबर सुनकर वो भी आत्महत्या करने के लिए क्लिप के पास गया। चंदू क्लिप के पास उस दृश्य को देखता है। अरविंद और प्रेसिडेंट को उस पर बुलाना, प्रेसिडेंट का संतुलन खो जाने से गिरने का दृश्य चंदू ने देख लिया तथा अरविंद घबराकर वहां से भाग जाता है। विमलेंद्र की आत्मा जो है फिर से उभरती है। अरविंद विमलेंद्र से पूछता है, चंदू जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला, वो जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ, उसके बाद भी वो झूठ क्यों बोला? विमलेंदु कहता है कि यही प्रश्न द्रोणाचार्य ने भी पूछा था। याद करो मेरा लिखा हुआ नाटक, महाभारत के 15वें दिन में सेनापति दुश्मनों का संहार कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने जब ये स्वर सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि अश्वत्थामा नर या हाथी, कौन सा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो पुत्र के दुख में सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। शत्रु उन्हें निहत्था जानकर उन्हें मार देता है। तब अरविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और नाटक यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो निष्कर्षतः ये कहा जाता है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए शिक्षक अरविंद को व्यवस्था के हाथ में अपने आदर्श और ईमानदारी को बेचनी पड़ती है और विद्यार्थियों के आक्रोश से समझौता भी करना पड़ता है। पर अपनी सुविधाओं और पद के लिए संघर्षरत व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का दिशा निर्देश कैसे कर सकता? वो महाभारत के द्रोणाचार्य से अलग नहीं है। कहानी में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की जाती है जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दे डाली और उसे इतिहास हमेशा कोसता ही रहेगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल पौराणिक गाथा को दोहराना ही नहीं है, फिर उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य को तलाशना है। ये दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतनाशील
आधुनिक चेतना का प्रभावशाली प्रयोगशील नाटक है। इस नाटक में मूलतः दोनों समस्याएं हैं, एक शिक्षा व्यवस्था में जो व्याप्त अनाचार है, भ्रष्टाचार, और दूसरा वेतनभोगी मध्यम वर्ग के जीवन की कथा। यहाँ पे द्रोणाचार्य नाटक में जो प्रमुख पंक्तियां हैं कि यदु कहता है, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई लोग करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है। यदु उनका जूनियर जो है, इनका अरविंद का जूनियर उनको कहता है, बिमलेंद्र को साथ किसने दिया? सब बुद्धिजीलों की तरह तो घर बैठ गए थे, गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली, क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था, एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम बटाकर बैठ गए। तो ये अपने दोस्त को क्या अपने से सीनियर यदु जो है समझाता है कि तुम ये गलती नहीं करो जो उसके साथ हो चुका है। प्रिंसिपल कहता है, प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक है, अन्नदाता है, और उनका कॉलेज उनकी मर्जी, इसलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। तो ये समझाता प्रिंसिपल, भाई प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं चल सकते, क्योंकि वही है, उसका ही कॉलेज है, सब कुछ, अगर वो बंद कर दिया सबका रोजी रोटी बंद। हाँ, ये नई दुनिया की बात है, केवल औरत ही मर्द को समझा करती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे, प्रिंसिपल कहता है। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये लीला का कहना था। चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। चंदू कहता, मेरे पिताजी और जो प्रेसिडेंट का जो राजनीतिक विरोध है, आने वाले 6 चुनाव में वो प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं उस विरोध का बलि बनाया गया हूँ, मुझे बस फंसाया गया है बीच में। रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या होगा, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम, ये यदु समझाता है। नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े तो नहीं आ जाते, ये कृपी ने कहा था, तभी तो उनको जाके राजभवन में रहना पड़ा। लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था, जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? ये एकलव्य जो है क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं बड़ा धनुर्धर हूँ, मुझे क्या पता कि जाति कैसे निर्धारित होती है, और ये जाति की सुविधा तो भगवान ने ही दी है हमको कि हम उस चीज से चुनाव करें। इतिहास तो कल भी हंसेगा और आप पर, जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा। जो लोग आपको ही याद करेंगे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आप नहीं जानते कि अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है, प्रेसिडेंट कहता है। सार्वजनिक तौर पर वो आपको बड़े बड़े निरर्थक सब थूकने वाले नपुंसक बुद्धिजीवी कहते थे, यानी वो कहती है अनुराधा आके कि चंदू कहता था आपके लिए, यानी अपने गुरु को कहती है, आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे सब भ्रम टूट गए। कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान मुझे हो गया है। उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी है, साथ ही लेन देन का व्यापार करता है। शिक्षण संस्थाओं में लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग होता है, और इस पूंजी से हजार रुपए कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। ये धंधा जान कितने वर्षों से चलता आ रहा है। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है, वो तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरव की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी के साथ जो चीर हरण हुआ तो सार्वजनिक रूप से हुआ, द्रोणाचार्य तो वही खड़े थे, वो चुप क्यों थे? ये बिमलेंदु होता है। मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्य तो कहाँ मर गया था? क्या वो केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत्रपुत्र कह के कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्य को रोका क्यों नहीं? ये कृपी ने कहा। वही दिन था, उस दिन भूखे मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, इस प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान, और उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं?
उस राजकी अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीद लिया है, मेरा न्याय बुद्धि खरीदा है। पक्षपात क्षुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया, अश्वत्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता। ये द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं मजबूरी में चला गया कौरव पांडवों के साथ, और मुझे जिसका नहीं वो करना था उसके लिए भी जबरदस्ती करना पड़ा। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन को पैदा करो, ये बिमलेंदु कहता है। तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोणों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार से लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़क गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। ये उनको कहता है बिमलेंदु। इतने क्रोध में होता है, इसलिए उसको समझाता भी है। तो हमने सारे पात्र देख लिए, महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या क्या है, कथानक भी समझने की कोशिश की क्या है। दो समस्याओं को उठाया गया था और कैसे सारा अंश जो है आरंभ एक संध्या से हुआ, लीला द्वारा लाइट जलाने से शुरू होता है। उत्तरार्ध जो है वो आरंभ दिन में ही होता है, क्योंकि फोन पर ही लीला श्रीमती शुक्ला के घर आम का अचार लेने के लिए अपनी चपरासी को भेजने की बात आती है। यहाँ पे पूर्वार्ध जो दृश्य है, शुरुआत यहाँ से होता है। लाइट जो इनकी पत्नी होती है अरविंद की, कहती है लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रहा है, पूरे 4 हो गया है। कितनी बार का एश ट्रे ले लिया करो, सीना का काम किया या नहीं, नहीं बढ़ाया नंबर तो लपक कर एहसान क्यों नहीं ले लेते। अरविंद कहता लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं। लीला कहती तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली, ये मकान अस्पताल में सुविधाएं कौन दिजलाए, 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरविंद अब चुप भी रहोगी। लीला चुप रहने के अलावा क्या किया है आज तक, तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर, हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यदु आता है, यदु आता है, अरविंद का हम उम्र है, चेहरे पर उद्विनीत है। यदु कहता है कि अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए घर दबोचा। लीला कहती है यानी राजकुमार को। अरविंद कहता है छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था उसे मैं कैसे छोड़ देता। यदु कहता अब तुम ही बचे हो, साली ईमानदारी और सच्चाई के औलाद, आराम से रहना, किस्मत में बधा हो तब ना। अरविंद देख कर मक्खी नहीं निकल सकता, मेरी जगह तुम होते। यदु कहता है मैं तो और कागज लाकर दे देता, कहता करो बेटा नकल और आराम से करो, अपने बाप का क्या चाहता है। अरविंद कहता है क्या तुम इस तरह सोचते हो। यदु कहता है मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा क्या, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें आखिर पूछता कौन है। अरविंद कहता है देखो दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो ये जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। तो यदु कहता है लेक्चर मत दो, जब से तुमने बिमलेंदु का द्रोणाचार का नाटक क्या खेला तुम्हारा दिमाग फिर गया है, मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ते हो। जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है इसकी माँ, और विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है। लड़के को मेडिकल कॉलेज तुम्हें भेजना है, इनकी तरफ देखो। यदु जरा पता लगाओ, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे। यदु जाता है। लीला कहती सोचते क्यों नहीं, अब क्या भटकने की उम्र रह गई, शादी हुए 20 साल हो गए, किसी बात का तो ठिकाना होता, भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद कहता अब किस किस से डरू लीला, कॉलेज की दुकान की तरह, यानी कॉलेज तो दुकान की तरह चल रहा है, और चला कौन रहा प्रेसिडेंट, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, कैसे मैं वहां पे काम करूं। अरविंद सिगरेट लेने जाता है, प्रिंसिपल का प्रवेश होता है और करीब 60 पार कर चुके हैं वो। लीला आश्चर्य से देखती है, प्रिंसिपल कहती है आप। प्रिंसिपल क्या करूं, आना ही पड़ा, मुसीबत जो खड़ी हो गई है। प्रिंसिपल तो कौन समझा सकता है, देखो देखो ना सब कुछ ठीक साहब खुद से, सबको तनख्वाह मिल रही थी पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी, इन्हें ही अपने जो पैसे हैं। तो प्रिंसिपल को कह रहा है कि दो कौन समझा सकता है, नहीं पत्नी को कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये दायित्व दे के जा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे तो समझेगा नहीं,
तुम समझाओगी तो समझे, नहीं तो नाहक तुम्हारे हाथ से जो भी चीज़ें वो निकल जाएगी, रोटी, पैसा सब चला जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बुरे दिन आ जाएँगे। लीला कहती मेरा भी कहना कहाँ मानते प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो भई? अरे! नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चररों का काम है, सीनियर लोगों का क्या शोभा देता है? खैर गलती तो हो गई, सुधारनी ही पड़ेगी लीला। लेकिन राजकुमार ने नकल की? तो कहती है लेकिन राजकुमार ने नकल की, ये बात सही है। प्रिंसिपल कहता अब मुझसे पूछकर तो की नहीं, थोड़ी-सी कर ली होगी तो क्या मतलब है? जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उसका कॉलेज उनकी मर्ज़ी, इसलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बंद कर लो, आँखें मूंद लो। लीला चिंतित स्वर में, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। प्रिंसिपल ने कहा अब जो है न्याय का सवाल रहा कहाँ? अब सवाल है 40 परिवारों की रोजी-रोटी का। किसकी हिम्मत है जल्लाद से भी कहीं विरोध हो जाए? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा। तो ये कहता है भले मैं इस ओहदे पे हूँ, लेकिन सुबह से शाम तक मुझे उल्लू का पट्टा न जाने क्या-क्या कहता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक का काम करता हूँ? पर कहलाता हूँ नालायक, कहलाने के बाद भी खुशी ज़ाहिर करता हूँ। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो, नौकरी छूटेगा तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। छी! क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में है। तो लीला कहती तो बिमलेंदु की तरह ही। प्रिंसिपल कहता हाँ, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। अब अपनी तारीफ क्या करूँ, 30 साल नौकरी की, चुंगी नाके के मोहरे से बढ़ता-बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। सोचो तो घर अंधेरा रखकर मंदिर-वंदिर में दिए जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रिंसिपल जाता है, अरविंद आता है। अरविंद, ये प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला झक मारने, रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। इसी बीच चंदू दिखाई देता है। उम्र करीब 20, कॉलेज छात्रों सी वेशभूषा। अरविंद जो है वो नकल करते हुए शर्म नहीं आई। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता ना तो डूब मरता। अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था, तो अरविंद जो है कहता है कि अपनी पत्नी से क्यों आया था, ये क्या तुम्हें समझा रहा था? लीला कहती झक मारने आया था, रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। इसी बीच चंदू दिखाई देता है, उम्र करीब 20 है और कॉलेज छात्र सी वेशभूषा में। अरविंद नकल करते हुए शर्म नहीं आई। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। तो चंदू कहता नो सर, मैंने नकल नहीं की। अरविंद कहते यू आर ए लॉयर, प्रोफेसर मिश्रा क्यों झूठ बोलेंगे, तुमने ही किया होगा ना। तो प्रोफेसर मिश्रा वैसे भी इसको फंसाया था। चंदू कहता है वो छुरा रखकर नकल कर रहा था, प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वो देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अरविंद तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई? चंदू मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है, आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, मैं उस विरोध की बलि का बकरा बन गया। सारी रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजनी होगी। अरविंद यानी तुम लोग। तो इन्होंने कहा कि आप इस समय, हाँ नहीं आया तो सोचा मैं भी नहीं चलो की भूमिका, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे। चंदू कहता है वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। प्रेसिडेंट का प्रवेश इतने में होता है और 50 के आसपास रौबदार वाला व्यक्ति तो मुंह में सिगार। अरविंद, आप इस समय? प्रेसिडेंट, आए नहीं तो सोच मैं ही चलूं, भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछ ही लूं। अरविंद, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। प्रेसिडेंट, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट ने कहा कहा ना, बिल्कुल गधे किसका आदमी है, कौन किसका मालिक है और किसका अन्नदाता। प्रेसिडेंट, वो अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। मेरा मतलब है आप लोग। वो पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भेजा? वो आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है, आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं, आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी उसमें साथ दे रहे हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि राजकुमार को रखिए एक और, जरा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा।
चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। प्रेसिडेंट, आपका ये प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दो, कॉलेज का नाश मार कर रख दिया है, इसकी जगह आप हो, कहा ना यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया हो। इतने में यदु का प्रवेश होता है, बहुत परेशान, लगभग हाँफ रहा है। यदु, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे ताम से यानी काम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ भी हैरान है तुम्हारी हरकत पर। रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या होगा, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की शरीर की आकृति उभर कर सामने आता है। अब यहाँ पे विमलेंदु, विमलेंदु कौन कौन से विमलेंदु की शरीर की जो है आकृति उभर के आती है? तो विमलेंदु कहता है, अच्छा पहचानो, क्या साल भर में तुम मुझे भूल गए? अरविंद कहता है, तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, पर तुम्हारा चेहरा कहाँ है? विमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया मेरा चेहरा। चेहरा केवल जिंदा रहते बदला जा सकता है, 1 2 10 100, पर मृत्यु मृत्यु तो चेहरा हमेशा के लिए उतार कर रख देता है। अरविंद कहता, तो तुम विमलेंदु के प्रेत हो? विमलेंदु हंसता है, प्रेत? हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद, कहाँ से आ रहे हो तुम? विमलेंदु, तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से, बहुत अंधेरा है वहाँ, शीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। अरविंद, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु कहता है, बलिदान, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो अजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे, चेहरों से परे हूँ। अरविंद, मैं मान नहीं सकता, जो कुछ किया वो बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श था। विमलेंदु कहता, फिर है बकवास बात, बंद करोगे या नहीं? चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे कि हर आदमी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरी दोस्त है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया। असलियत क्या भी जानते हो तुम लोग? ये सभी मन ही मन मेरे बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। अरविंद कहता है, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु कहता है, और नहीं तो मेरी कोई उम्र मरने की थी। 3 साल की फूल सी बच्ची है मेरी पत्नी का उबलता हुआ प्यार सब धरा का धरा रह गया। अरविंद, लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु कहता है, जिंदा हो ना इसलिए गाथा गाते हो, मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद, लेकिन नकल? विमलेंदु, उसकी ऐसी तैसी, साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो। प्रिंसिपल बनो। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। इतने में धीरे धीरे अंधकार होता है। अंधकार में बच्चे की रोने की सिसकने की आवाज आती है। धीरे धीरे प्रकाश, 7 8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव निचलाता मचल रहा होता है। अश्वत्थामा, ला गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले सिर पटकता है। कृपि व्याकुल हो जाती है। यानी वहां पे जो समानांतर कथाएं चल रही थी पौराणिक वाला, अश्वत्थामा, ला गोरस ला, यानी गाय के रस को ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले ले सिर पटकता है। कृपि व्याकुल हो उठती है, उसे उठाती है, पुचकारती है। अश्वत्थामा कहता, अब जा रहा हूँ क्षत्रिय कुमार के पास, उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। द्रोणाचार्य को पात्र दिखाता हुआ अश्वत्थामा को, तुमने क्या पिला दिया इसे? कृपि कहती, इसी बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था, पीता नहीं तो कहाँ जाता। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया हो तो इसे याद रहना दूध का स्वाद क्या होता है। दूध के नाम पर जहर देती ना तो भी पी लेता। कृपि,
अब जाने भी दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार वहाँ राजसभा में हुआ? राजसभा बुलाई गई होगी तुम्हारे सम्मान में। उसने तुम्हें कुछ न कुछ दिया जरूर होगा। द्रोणाचार्य कटुता से, जमकर एक लात मार दी मेरे माथे पर। विराम, नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। उसने मुझे घमंडी कहा और अकड़ कर दरिद्र कहा। कृपि, तो क्या गलत कहा? द्रोणाचार्य, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि, मैं कहा करती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं। योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। बाहर कोलाहल, रथ के रुकने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट, भीष्म का प्रवेश। द्रोणाचार्य, आप कहाँ थे? भीष्म कहते हैं, आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। धन्य हैं आप। वाड़ी की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल ली। यानी बाड़ों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल लिया। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप चलकर राजपुत्रों का आचार पद ग्रहण करें। कृपया बीच में ही इनकी बात मुझ पर छोड़िए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। बीच में ये कह के चले जाते हैं। द्रोणाचार्य, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो? कृपि, जानती हूँ। अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। कुछ सम्मान से रह सकेंगे। तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। इतने में धीरे धीरे अंधकार होता है। कुछ क्षणों में कुत्ते की भौंकने की आवाज करीब से आती है। जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट आती है। अर्जुन की आवाज, गुरुदेव वो देखिए कुत्ते भौंकने लगे। हरिणों का झुंड देखिए वो शोर। द्रोणाचार्य की आवाज, सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हरिण भागने ना पाए। अर्जुन की आवाज, जाने कौन है गुरुदेव? गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाड़ों से उनका मुंह सी रहा हो। द्रोणाचार्य, कौन हो तुम? एकलव्य, आप मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव है इसलिए मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? यानी उसने कहा कि आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले आपसे नहीं मिला था मैं आपका शिष्य बनना चाहता था, आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य, ठीक ही किया था। तो विराम, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य, लेकिन योग्यता और प्रतिभा, लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति ने हमें दिया था? द्रोणाचार्य, लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? द्रोणाचार्य, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहाँ से ली? इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य, आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई है। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। पांडु या कौरव का बेटा भले ना हो, व्याधराज का पुत्र हो, कहेंगे तो उनका पूरा राज आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य, तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि गुरु ने ये क्या मांग लिया। द्रोणाचार्य, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा, और इस तरह शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम स्वरूप वर्णाश्रम धर्म पर संकट होगा। उसका अंगूठा छीन कर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? अर्जुन, पर ये अन्याय। अर्जुन कहता, पर ये अन्याय गुरुदेव, देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी? आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य कहते, हाँ कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? वो सिद्ध करना चाहता था कि मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन, इतिहास तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य, नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है, तो उसके सामने नहीं ठहर सकते। अर्जुन, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है, उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को खून का टीका लगाता है। उत्तरार्ध, मंच खाली है, फोन की घंटी बज रही है।
लीला आकर फोन उठाती है उत्तरार्ध में। लीला, हेलो, कौन? मिसेस शुक्ला, मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, अभी अभी लौटे। अभी लौटे नहीं? क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कराई। अच्छा, तो नैनीताल की तैयारी है? पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ? हाँ, सुदीप पास हो गया, फर्स्ट आया है। 100 आम के अचार में कलौजी कितनी डाली आपने? 100 ग्राम। मैं तो 125 डालती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ क्यों उठाती हैं? अपना चपरासी भेज दूंगी। अच्छा अच्छा, नमस्कार। लीला, सुदीप की चिट्ठी आई है, मेरिट में पहला आया है मेरा बेटा। अरविंद होता है तो पूरे शहर में मिठाई बांटो। कांदू नहीं तो और क्या, तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूँ। लीला, क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो? वो कहती है कि प्रिंसिपल बन के सुखी नहीं हो। ये तो कहता, कुछ तो हुआ है, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। अरविंद, खामोश, सब बताओगे भी या चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? अरविंद, सुनोगे? राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की, और पता है किस पे? अनुराधा पे। अरविंद, कॉलेज बिल्डिंग के पीछे जो बगीचा है ना, वहीं 4 बजे कॉलेज हम चले गए थे। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देखा हूँ। हैज के पास पहुंचा तो लड़की की भयानक चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ा। यदु, रिपोर्ट इसे दबा दो। अरविंद, असंभव, पूरी घटना मेरे सामने हुई है। सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। लीला, लेकिन सच बोलने का मतलब तुम जानते हो। अरविंद, कहा ना तुम चुप रहो। मैं सोचता था तुम बलात्कार की बात सुनकर तिलमिला जाओगे, राजकुमार को कठोर से कठोर सजा देने की बात करोगे, मुझे विवश कर दोगे, पर उल्टे तुम, क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार दिया है? द्वार पर इतने में आहट होता है, प्रेसिडेंट आता है। अरविंद, आप? प्रेसिडेंट, अरविंद, कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करना था जरूरी नहीं समझा? आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने में लगे रहे। अरविंद, उसने रिपोर्ट खुद लिखी। उत्तेजित होकर, आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो क्या आप चुप रहते? प्रेसिडेंट क्रोध से, मिस्टर अरविंद। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप नहीं जानते कि मैं अपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ। कोई भी बाप होगा, दूसरा कोई समय होगा तो आपकी बात मान भी लेता, पर इस समय नहीं। मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। लड़की को बेदाग भी बचाना है, मंत्री भी बनना है मुझे। आप नहीं जानते कि अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। इतने में अनुराधा आती है। 20 के आसपास है। अरविंद, क्या आपने माता पिता को सब कुछ बता दिया? अनुराधा, जी हाँ, कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। क्या वे मनुष्य नहीं है? पर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे? उनका कहना है कि ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है। बलात्कार की कोशिश बढ़ती चढ़ती गर्भपात तक। लेकिन लेकिन मैं उनकी मर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहती हूँ। अरविंद, लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? अनुराधा, सभी पुरुष नाम नहीं हो गए हैं सर। मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अनुराधा का साथ देने का अरविंद वादा करता है। अनुराधा को कहता है कि चंदू के मामले की तरह फिर से बदल जाएगा, और सच फोन आते ही पलट जाता है। तो ये इसने कहा, मतलब चंदू के साथ भी बोला कि आप फेयर नहीं किए थे। अरविंद फोन रख देता है, घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना है। अनुराधा, चंदू ठीक कहता था सर, वो आपको बड़े बड़े निरर्थक सब थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे सब भ्रम टूट गए। अरविंद, कह तो रहा हूँ, आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाले कीड़े होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं। मुझ पर थूको, पंच से थूको। लीला, आखिर आपको एकाएक हो क्या गया? अरविंद, मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गेंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपए की गबन का आरोप है। हाँ, ग्रांट का रुपयों का गबन? कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी, पर विरोध करते ही गबन हो गया, वो चोरी हो गया। अरविंद, उस कमीने आदमी ने दुकान की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी है, 7 लेन देन का व्यापार। शिक्षण संस्थाओं के लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग वो शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करते हैं। इस पूंजी में हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। ये धंधा जाने कितनी वर्षों से चलता रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ। लीला, तो तुम भी? अरविंद, हाँ, मैं भी। नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से कहीं बचाव है। पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर ग्रांट के 15,000 रुपए इसने कॉलेज से उठाए, कल लौटाने वाला था, पर यह घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन धोखाधड़ी या जालसाजी हो गया।
तब तो फोन आता है, लड़की ट्रक के नीचे आकर मर गई, यानी अनुराधा। इतने में बिमलेंदु की शरीर की आकृति फिर से उभरती है। बिमलेंदु कहता है, इस्तीफा लिख रहे हो क्या? नौकरी के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? हर बार तुमने यही नौकरी करने के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी। फाड़ कर फेंक दो अपना इस्तीफा, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के लिए पूरे जिम्मेदार नहीं हो। 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। जानते हो अनुराधा के बाप ने अपना विरोध कितने रुपए में बेचा? 5,000 में। अरविंद, लेकिन मेरी आत्मा। बिमलेंदु हंसता है। आत्मा, ये क्या चीज होता है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा का नहीं पता। आत्मा व आत्मा सब बकवास है। जानते हो जी जबान विधवा पत्नी छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्ची का पेट पाल रही है। कभी कभार मेरी याद में रोती है। उसका एक नया अफसर आया है, 60 साल उम्र है उसकी। वो उस पर डोरे डाल रहा है, मेरी पत्नी पर प्रमोशन का लालच दे रहा है। अब बोलो, कहाँ है आत्मा? आत्मा नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शरीर है, केवल शरीर। विमलेंदु, प्रायश्चित करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है, वो तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरव की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य तो वही खड़ा था, वो चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो अपना नाटक। धीरे धीरे प्रकाश कम होता है। अश्वत्थामा एक छोटी सी चौकी पर बैठा है, उदास सा। कृपि आती है, घर बुहारने लगती है, अश्वत्थामा को सोच में देखती है। अश्वत्थामा, जानती है आज सुबह पांडु राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। कृपि, तो क्या करूं, चीखूं? अश्वत्थामा, औरों की बात में नहीं जानता, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनकी गर्जना से पूरी राजसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। अश्वत्थामा, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फूंक कर खड़े हो नहीं पाए। बताओ, मैं ऐसा क्यों था? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते अन्यायी की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा मुझे क्यों नहीं दी? कृपि, क्या देखूं? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देख एक हिंसक आनंद मिल रहा था? द्रोणाचार्य, लेकिन वो कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी तो थे, वे क्यों वहां चुप रहे? कृपि, वे तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी, आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। द्रोणाचार्य, याद करो अश्वत्थामा, तब छोटा था, तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने भेजा था। कृपि, पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे, घर में 2 मुट्ठी आटा भी कहाँ रहता था? द्रुपद के पास न भेजती तो क्या करती? कृपि, उस दिनों को याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था? द्रोणाचार्य, वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीत लिया। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में ढकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए या अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान, उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसा दिया? अश्वत्थामा, मैं उस दिन तुमने मैं वो कहते हैं कि माँ, उस दिन तुमने आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं मुझे पिला दिया? मुझे समझौते की संतान क्यों बना दिया? पिताजी की ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्तां में उसे क्यों ढकेल दिया? द्रोणाचार्य, युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्र बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा इन लोगों ने दी। मैंने उनके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अंधकार होता है और जेल की कोठरी का आभास स्पॉट केवल अरविंद पर पड़ता है। दाढ़ी बढ़ी हुई है, जर्जर स्थिति में धीरे धीरे बिमलेंदु की शरीर की आकृति उभरती है। बिमलेंदु, मैं कहा करता हूँ कि तुमने हत्या की है, इतना साहस तुम में है ही कहाँ? हत्या की तो दूर हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अरविंद, तुम जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। बिमलेंदु, इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर, उसे डॉक्टरों ने सुबह और शाम तक घूमने की सलाह नहीं दी। बिमलेंदु, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई, इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की, जानते हो वो लोग कौन थे? बिमलेंदु, फिर झूठ, कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखा कर केवल 300 रुपए वेतन देते हो। बिमलेंदु, पर उनके लिए किया तो कुछ भी नहीं ना। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो, कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा? बिमलेंदु, शिष्य होना काफी नहीं होता, वो मनुष्य भी है, वो तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। आवाज, योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर चंदू से पूछने की इजाजत चाहता हूँ। पहली आवाज, तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से।
उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो प्रोफेसर अरविंद? पहली आवाज, हाँ पत्र में आगे क्या लिखा था? चंदू, पत्र में आगे लिखा था इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने मुझे बचाया, इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई, कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा, मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब का चुकाना है। पहली आवाज, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को ढकेला था। चंदू, अरविंद की ओर देखता है, अरविंद कातर दृष्टि उसकी ओर देखता है, फिर क्षण भर में चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती। अरविंद फिर वहां से भागकर प्रेसिडेंट के बंगले में गए, शायद फोन करने के लिए, या धीरे धीरे अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश, जेल का आभास, विमलेंद्र की शरीर आकृति उभरती है। अरविंद, विमलेंदु, चंदू सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु, लेकिन वो झूठ भी तो नहीं बोला, उसने ये तो नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को ढकेला, उसने सिर्फ ये कहा हो सकता है। अरविंद, पर वो जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं ढकेला, और वो जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, उसके बाद भी उसने ऐसा कहा। बिमलेंदु, यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने, बिल्कुल यही प्रश्न, मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति थे, घमासान युद्ध, उसने भयानक पद्माकर व्यू की रचना की थी, वो लड़ रहा था या पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था, लेकिन इसी बीच धृष्टद्युम्न आ जाता है और निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता। अंधकार, कुछ ही क्षणों में प्रकाश, द्रोणाचार्य मरणासन है, अश्वत्थामा आकर उनका सिर अपनी गोद में रखता है। द्रोणाचार्य, तुम जीवित हो अशु? तब वो धर्मराज, झूठ क्यों मुझसे बोला? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद भी झूठ क्यों बोला? युधिष्ठिर, गुरुदेव। अंधकार, कुछ देर तक करुण संगीत, प्रकाश फिर उभरता है। अरविंद और बिमलेंदु पूर्व स्थिति में। बिमलेंदु, मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? अरविंद, मैंने। बिमलेंदु, तुम उसके लिए कब सच बोले? जानते हो तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के दिए। कुल मिलाकर शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र, भाषण, माल्थस, पीगू और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते हैं। सवाल है, तुमने उसे क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसको जीवन का अर्थ समझाए? अरविंद, तुम रह रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ मुझे झूठ बोलना किसने सिखलाया? विमलेंदु, व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने सिखाया, विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। विमलेंदु, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसका पीठ थपथपाती थी, शक्ति की कार तुम्हारी नीति तय करने का उसे अधिकार था, सवाल है उसने तय कर दिया, उस पर तुम चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया। अरविंद, क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? विमलेंदु, वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिए। मेरा आत्म बलिदान, बेवकूफ, जानता है मेरी पत्नी कहाँ है? शहर छोड़कर चली गई उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए। विमलेंदु चीख कर, नहीं ये सच है, आगे मत बोल, जानता हूँ तू कौन है। विमलेंदु, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा तू है द्रोणाचार्य। और यहाँ पे जो है ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे नाटक को हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। आज के लिए इतने, धन्यवाद।